मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो या फिर बहुत ज़्यादा इस्लाम फॉलो किया जाता था। एक मॉडरेट फैमिली थी मेरी, जिसकी वजह से मुझे पर्सनल लेवल पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। जैसे कि आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स आती है, बहुत डिस्टर्बिंग स्टोरीज़ होती है उनकी, बहुत कुछ सहा हुँ, होता है उन्होंने इस्लाम की वजह से पर्सनल लेवल पे। तो मैंने अपने फैमिली की तरफ से या मेरे जो अपने हैं, उनकी तरफ से तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं झेली है। जो प्रॉब्लम मुझे हुई है ना, वो बाहर हुई है, जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स होते हैं ना, हुँ, हुँ, उनके कारण हुई है। तो वो ऐसा था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरा कितना फेथ हुँ। था, क्या था सब कुछ। मेरा फेथ जी, था जी। 100%, मतलब वो ऐसे वाला नहीं था कि दूसरों को लाना ही है, अपनी तरफ लाना ही है, एक स्पिरिचुअल वाला कि नहीं अल्लाह है, अल्लाह में पूरा हमारा भरोसा हुँ, है, इस हुँ, तरीके का। फिर मुझे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो मुस्लिम था, स्कूल की वजह से। बाकी लाइक एरिया वगैरह में सारे हिंदूज़ मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन स्कूल की वजह से मुस्लिम फ्रेंड सर्कल, ऐसे वाला मुस्लिम फ्रेंड सर्कल जो बहुत कट्टरता से फॉलो करते थे इस्लाम को। लाइक 11-12 की उम्र में नकाब पहन लेना, बुर्का स्टार्ट कर देना, इस तरीके का माहौल मुझे मिला था फ्रेंड्स में। तो इनके साथ-साथ क्या हुआ, जो चीज़ें मैं सुनती थी, हदीसें सुनती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज़ सुनती थी, हुँ, तो मैंने भी एट द एज ऑफ 14 मैंने भी नकाब पहनना स्टार्ट कर दिया था। नकाब, बुर्का, हैंड ग्लोव्स सब कुछ, और पूरा-पूरा जो अच्छा। फेथ होता है ना, उस पे हुँ, पूरा हुँ, मेरा 100% बिलीव था। और मेरे घरवाले मुझे रोकते थे कि यार ये मत कर, मतलब नकाब मत पहन अभी से, तुझे आगे चल के प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये नकाब हुँ, ऐसी चीज़ है, अगर तुमने एक बार पहन लिया ना तो इसको छोड़ भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह हुँ। से कि जैसे आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए तो बाद में इसको छोड़ भी नहीं सकते, वरना हाँ, हाँ। ऐसे हाँ, काट काट देंगे आपको, उसी टाइप का। हुँ, तो हुँ, ये मुझे समझाई गई थी, बट मैंने सोचा मैं क्यों ही ये चीज़ छोड़ूँगी, जब ये मेरे अल्लाह को पसंद है, मैं उनके लिए पहन रही हूँ, तो मैं क्यों ही छोड़ूँगी ये चीज़, है ना? कभी सोचा नहीं था कि हुँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे छोड़ने का भी मन होगा। तो बस ऐसे ही लाइफ़ चल रही थी, नमाज़ पढ़ना पाँचों टाइम की, पूरा पर्दा करना सब कुछ। फिर जब मैं 11th क्लास में गई, जस्ट 2 साल बाद, मतलब 14 की एज में नकाब पहनना शुरू किया। फिर मैं जब 11th क्लास में गई ना, तब ये हुआ कि हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ क्या, सारे इंडिया में ही हर जगह आपको दिखता होगा कि कुछ मॉरल पुलिसिंग वाले घूमते रहते हैं, गुंडे। हुँ, 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 हुँ। जो बिल्कुल, लड़कियों को ही सिर्फ़ मॉरल पुलिसिंग करते हैं, वो लड़कों को कभी नहीं रोकते कि तू लड़कों को ये नहीं क्यों कर करेंगे रहा है? कभी। हाँ, तू हुँ, ये क्यों कर रहा है, कि ये तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस तरीके का कुछ नहीं बोलते हुँ। उनको। शराब भी लेकिन तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, शराब पीते हैं लड़के, कोई कभी कोई कुछ नहीं कहता उन्हें। बिल्कुल, बीवियों को मारते हुँ, हैं शराब पीकर। हुँ। बीवी को तो मारना तो चलो अलाउड है, हाँ, वो शराब तो पीना अलाउड अलाउड नहीं है। है। एक हराम के साथ एक हलाल काम साथ में करते हैं, ऐसा समझ लो। हाँ जी, जी, जी। तो ये हुआ कि मेरा जो कॉलेज था, कॉलेज में तो सारी कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो कॉलेज में मैंने अपनी प्रैक्टिकल बुक एक फ्रेंड को दी थी, फ्रेंड भी नहीं बोलेंगे, एक क्लासमेट था, ठीक है? वो हुँ, हिंदू था। उसको मैंने अपनी बुक दी, फिर वो कुछ दिनों से कॉलेज आ ही नहीं रहा था, और मेरे को टेंशन हुई कि मेरी बुक अब मुझे मतलब सबमिट करवाना है प्रैक्टिकल, मैं इससे कैसे वापस लूँ? तो हमारे कॉलेज के जस्ट सामने ही एक बुक डिपो टाइप था छोटा-सा, वहाँ पे हम लोग रुकते थे किसी भी चीज़ के लिए। वहाँ हुँ, से मुझे वो क्रॉस होते हुए दिखा वो लड़का, जिसको मैंने बुक दी थी। तो मैं नकाब पहन हुँ, के थी, मैंने उसको आवाज़ लगाई कि उसका नाम जो था ना, उसका नाम लेके ही मैंने आवाज़ लगाई कि तू मेरा मेरा जो बुक है वो मुझे रिटर्न दे दे। उसने नहीं सुना, वो चला गया, लेकिन उसी के सामने कुछ हुँ, 5 शॉप्स थी जहाँ पे मुस्लिम लड़के अपना वही सुट्टा-वुट्टा मारते हुए बैठे रहते थे। हुँ, उनको हुँ। दिखा कि ये ऐसे कैसे एक लड़के को आवाज़ दे सकती है बीच रास्ते पे। वो आए और आप यकीन नहीं करेंगे ज़फ़र, उन्होंने आकर डायरेक्टली मेरा फ़ोन छीन लिया हाथ से। मेरे हाथ में फ़ोन था अच्छा। और चेक करने हुँ, लगे कि क्या-क्या है तेरे फ़ोन में, क्या नहीं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ऐसे धमकियाँ देने लगे। मैं बहुत डर गई कि कौन लोग हैं, क्या है। फिर कहने लगे तेरे पापा का नंबर दे, हम तेरे घर आएँगे। मैं ज़रा-सा भी नहीं डरी, मैंने सीधा-सीधा अपने पापा का नंबर दे दिया। वो लोग फिर मेरे घर आए, मेरे पीछे-पीछे ही। लाइक मेरे खुद के पास भी गाड़ी थी, तो मेरे पीछे-पीछे ही वो मेरे घर आए। मेरे घर हुँ, आए और मेरे पापा को भी कॉल करके बुलाया, जबकि मेरे पापा उस वक़्त बाहर थे। पापा भी डर गए कि क्या हुआ है ऐसा, कि अचानक से ऐसे लोग कॉल कर रहे हैं। वो घर आए और बताने लगे कि आपकी बेटी ना ऐसे ऐसे काम कर रही है, इस्लाम का नाम खराब कर रही है, कि ये नकाब पहन के खड़ी थी और एक हिंदू लड़के को आवाज़ लगा रही थी। ये शायद उसको इशारे कर रही थी, हाथ दिखा रही थी, पता नहीं क्या-क्या बोलने लगे। मेरे पापा ने मुझसे पूछा क्या बात है? मैंने जो बताया बताया उनको, उसी पे बिलीव कर लिया। मतलब मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स बहुत हुँ, सपोर्टिव है। तो हुँ, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी, और पापा ने इनको इतना मतलब सीरियसली लिया नहीं, ज़्यादा उनके साथ झगड़ा-वगड़ा किसी चीज़ में लगे नहीं, हाँ, हाँ बोलकर लेट हुँ, गो हुँ, कर दिया। क्योंकि पता है क्या कैसे रहता है कि ये फिर हुँ, आपको पूरी कम्युनिटी जो है ना, वो बॉयकॉट भी कर सकती है ना? अगर ज़्यादा इन लोगों के मुँह लगे या फिर इनके अगेंस्ट हुँ, कोई एक्शन ले तब। तो और हुँ, हुँ। फिर ऐसे डायरेक्टली मेरे पेरेंट्स को बोल रहे थे कि इसकी ना आप शादी करा दो, 16 की एज में, इसकी आप शादी करवा बताइए। दो। हाँ, हुँ, देखिए हम अच्छे लड़के आपको लाकर देंगे, क्या ज़रूरत है पढ़ाने की? हुँ, आप ये ऐसे काम कर रही है, आप तो पढ़ने के लिए, मुझे समझ नहीं आया कौन से काम कर रही हूँ मैं ऐसे? हुँ, मैं कोई पॉर्न वीडियो शूट कर रही थी क्या रोड पे, जो मतलब इतना बवाल, हुँ, 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 लेना ना हुँ। देना किसी चीज़ का। अब तो भाई ये तुम्हें हुआ क्या था। मतलब है? कोई अपनी लाइफ़ में क्या कर रहा है? तुम्हें क्या मतलब है यार किसी से? तुम क्यों वही ऐसे किसी को जाकर परेशान कर सकते हो? सर, अफ़सोस की बात ये है ना, मतलब इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेज़ हैं जहाँ पे कंटीन्यूअसली ऐसे वीडियोज़ पोस्ट किए जाते हैं जहाँ पे एक लड़की को लिटरली हरास किया जा रहा है। इसी तरीके से हाँ, जैसे मुझे बिल्कुल। किया गया था। लेकिन हुँ, उस पे कोई एक्शन नहीं होता, मतलब मॉरल पुलिसिंग के ऊपर कोई लॉज़ नहीं, कुछ भी नहीं होता। और मैं मेरे यहाँ की बात आपको बताऊँगी। यहाँ पे कैसा है ना, ये जो ग्रुप्स बने हैं ना, ये क्या करते हैं, नकाब वाली लड़की अगर इनको ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ अफेयर हो या बॉयफ्रेंड के साथ दिख जाए, कुछ भी छोटा-मोटा आड़ा-टेढ़ा काम करते हुए दिख गई ना, ये हुँ, लोग क्या हुँ, हुँ, करते हैं, देखिए अगर बॉयफ्रेंड के साथ हो तो वो ज़्यादातर डर जाती है कि मैं कैसे मेरे पेरेंट्स को बुलाऊँ, है ना? तो पर्सनल हुँ, लेवल पे उनके साथ थोड़ा बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो अपने पेरेंट्स का नंबर नहीं देती। तो ये क्या करते हैं, कुछ इन्होंने जगह बना के रखी है, वहाँ लेकर जाते हुँ। हैं और वहाँ ले जाकर आयरन की रॉड से मारते हैं उन लड़कियों को, और वीडियोज़ भी बनाते हैं। अच्छा, जो हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहती है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहती, क्योंकि डर जाता है ना कोई भी, अब क्या पता पेरेंट्स हुँ, सच में ही स्टडीज़ बंद करा दे। अब मेरी तरह तो हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सही बात है। बहुत ज़्यादा हाँ, जो मज़हबी लोग होते हैं ना, वो इन हाँ, चीज़ों को बहुत समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, बदनामी हो गई, ये हो गया, यूँ हो गया। हाँ, हुँ, वही। तो मारते हैं, मारकर वीडियोज़ बनाते हैं, और मतलब हिपोक्रेसी ये है कि उनके साथ जो लड़का होता है ना, लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर अगर वो लड़का चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ठीक है?
वो इसको कुछ भी नहीं बोलते, मतलब पूरा पूरा वो लड़की का, क्योंकि इन्होंने जो जिम्मेदारी है पूरी रिलीजन की वो सर पे थोप रखी है औरत के, कुछ भी नहीं बोलते। बिल्कुल अगर इनके लिए जिना इतना गलत है तो अगर वो मुस्लिम लड़का उसके साथ घूम रहा है वो भी तो जिना ही कर रहा है ना, लेकिन नहीं, इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से औरत के सर पे थोप दी है इस चीज की जिम्मेदारी। तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का वायलेंस होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ लास्ट ईयर एक बंगाल का वीडियो आया था जिसमें एक औरत को इसी तरह से मारा जा रहा था और वो काफ़ी फेमस हो गया था वीडियो कि देखो कैसे मॉरल पुलिसिंग चल रही है वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, हर जगह चल रही है, हर स्टेट में चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। बस फर्क इतना है कि वो चीज़ सामने आ गई थी, किसी ने शूट कर लिया था और वो वायरल कर लिया था इसलिए, वरना ये चल रहा हर जगह है। बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में शरिया लॉ है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी लोग फॉलो कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, दिक्कत ये है। हाँ, ये चाहते हैं पूरी दुनिया में वही वाला माहौल हो जो वहां पर है। एग्जैक्टली मतलब आइडियल है वो उनके लिए, इतने खुश होते हैं ना मुस्लिम्स एजुकेटेड वाले, मतलब वो एग्जांपल्स देते हैं अफगानिस्तान के क्या माहौल है वहाँ पे। एग्जैक्टली वो तो नबी की सुन्नत पे चल रहा है, नबी की सुन्नत पे चल रहा है। उन लोगों ने अभी पीछे इन लोगों ने क्या करा है, पहले तो इन्होंने लड़कियों का स्कूल जाना बैन किया, उसके बाद इन लोगों ने औरतों पर वहां पर कि कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी, कोई लड़की बाहर निकलने वाला कोई काम नहीं करेगी, ठीक है, बाहर जाएगी तो उसके साथ में एक आदमी होना चाहिए। फिर इन्होंने ये किया है कि जहां औरतें जिन घरों में रहती है उन घरों में खिड़कियां मत बनाओ। तो इस तरह की जिंदगी औरतों की वहां पर है और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा ही हो जाए। जो एग्जैक्ट इस्लाम कहता है वही है। उसमें बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ और ये इसका मैं सबूत भी दे दूंगा। एक तारीखी किताब में मिलता है, आप मेरी औरतों के हकूक मेरी वीडियो है, उसका नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मेरी रिसेंट सभी वीडियो में है, उसमें आपको मिल जाएगा। तारीखी किताब में है कि औरतों का काम घर में रहना है और वो घर में ही रहे, और भी बहुत बेहतरीन बातें हैं, उनके सबको प्रॉपर रेफरेंस के साथ में मेरी वीडियोस हैं। तो जो भी हमारी मोमिना हैं जो इस्लाम को डिफेंड करती हैं और हमारी स्ट्रीम को देख रही हैं, वो उस सीरीज को जरूर देखें, उसे वेरीफाई करें, उसे मिला के देखें कि जो ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मोमिन भाइयों को तो लगता है ना, अरे नहीं 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 वो तो अलग तरह का इस्लाम है, इस्लाम तो बिल्कुल इस्लाम वही है जो आप वहां पे देख रहे हो। अगर कोई ढंग से इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो मेरे हिसाब से तालिबान सबसे बेहतरीन इस्लाम फॉलो कर रहा है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। खुद अरब नहीं फॉलो कर रहा है ढंग से यार, जहां पे इस्लाम जन्मा था। जी आप कंटिन्यू करें। जी, तो फिर ये सब किस्सा हो गया। इसके बाद भी मुझे ये लगता था कि मुस्लिम्स खराब है, इस्लाम तो अच्छा है, जो ज्यादातर सभी को गलतफहमी होती है। सभी को लगता है हाँ, कि ये लड़के ऐसे ही है, इनका तो अल्लाह ताला से कोई कनेक्शन नहीं, ये लोग खराब है, अल्लाह ताला बहुत अच्छा है और इस्लाम भी एकदम परफेक्ट है। ओके, और फिर कंटिन्यू हुआ सभी कुछ, मेरा सफर वही वैसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ना, दुआएं करना, बस इतना था कि अगर मुझे कुछ भी एंजॉयमेंट वाली चीज़ करनी हो, कहीं बाहर जाना हो, पार्टी करनी हो फ्रेंड्स के साथ, उस वक्त मैं नकाब नहीं पहनती थी, क्योंकि मुझे पता था कि और फिर से मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम आ जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था मुझे, तो मैं फिर नहीं पहनती थी, बचकर रहती थी इन लोगों से। फिर लाइफ चली जा रही थी। फिर ऐसा हुआ 2023 में मुझे पहले तो साहिल के वीडियोस दिखे, लेकिन उनके वीडियोस में पता था डिबेट्स होती थी सिर्फ, तो मेरे समझ में कुछ नहीं आता था और मैं बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाती थी कि पता नहीं ये तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लामोफोबिक लोग लगे पड़े होते हैं, एक्स मुस्लिम जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो कोई मतलब नॉन मुस्लिम से होंगे जो बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे होंगे। फिर आपका चैनल जब मुझे दिखा ना, एक वीडियो जो बनु कुरैजा वाला, जो बनु कुरैजा ट्राइब को इन्होंने काट दिया, वो वाला वीडियो दिखा। मैंने जब वो देखा पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने पूरा क्रॉस चेक किया, तब पता चला कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। और इसकी मतलब हैरानी की बात ये है कि बहुत सी चीज़ें कुरान से भी आपने साबित की हुई है ना। तो जब मैंने भी एक फरहत हाशमी का कोर्स होता है, उस कोर्स में ना आपको कुरान पूरा लर्न कराया जाता है ट्रांसलेशन के साथ में उसकी तफसीर लिखाई जाती है। तो मैंने आपके वीडियोस देखने से पहले वो कर चुकी थी मैं वो वाला कोर्स, लेकिन उसमें ये लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ स्पिरिचुअल वाला पार्ट बताते हैं और नॉन मुस्लिम से हेट वाला भी पार्ट बताते हैं, लेकिन सॉफ्टली। कितना ज्यादा हार्श है और कितनी गंदी चीजें हैं, ये आपको वो बड़े चालाकी से डीप में नहीं पढ़ाते। और ऑफकोर्स हमको तो अरबी नहीं आती ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो वो पार्ट ये पूरी तरह मिस कर देते हैं और पूरा जो है बस स्पिरिचुअल पार्ट के और अल्लाह से डराना वही सब पढ़ाते हैं। तो मैं तो इस बात की हैरानी हुई कि उस टाइम कैसे मैं ये चीज़ को नहीं नोटिस कर पाई, इतना कुछ मतलब पढ़ने के बाद भी। फिर जब आपके वीडियोस देखी, सारा कुछ क्रॉस चेक किया, तो वो देखने पे समझ में आया कि ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ थी सेक्स स्लेव वाली। मतलब एक तो आगे वाला आपसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी आपको नहीं बोल रहा कि हम लड़ेंगे आपसे, ज़बरदस्ती जाकर लड़ना है, मारकाट करनी है, फिर जो औरतें बचती हैं उनको लेकर भी जाना है और सेक्स स्लेव्स भी बनाना है। फिर इससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात जब थी, जब मुझे पता चला, जो मैं पढ़ा करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवियों की स्टोरीज के, भाई कितना लव था, क्या मोहब्बत थी इनके बीच में। लेकिन पता चला कि उसमें से कुछ तो 2-3 ऐसी थी जो लाइक जंग में जीती हुई औरतें थी ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत सारी, ज्यादातर हाँ, जंग में जीती हुई औरतें, यहूदी मोस्टली। तो मुझे इतना बेकार लगा ये देखकर कि ये बात कभी बताई क्यों नहीं जाती। और जो चीजें मुझे बताई गई थी मोहब्बत वाली, ये वो तो कहीं दूर दूर तक कोई हदीसों में नहीं है, ना उसका कहीं जिक्र मिलता है, ना उसका कोई सोर्स है। बिल्कुल। अब देखो जैसे मारिया कित्तिया है, मारिया कित्तिया हमारे नबी की गुलाम लौंडी थी जिससे उनको एक बेटा हुआ था। अब ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि बेटा हुआ था, अब सवाल कभी कोई करता है कि नबी के कितने बच्चे हुए थे, तो वहां पे मारिया कित्तिया का भी नाम निकल जाता है कि उनसे भी बच्चा था, वो तो गुलाम थी, तो उसका नाम कैसे लें। तो इन्होंने कई जगह अब ये चेंज करने में लगे हैं कि अब ये दिखाते हैं कि वो गुलाम नहीं थी, वो वाइफ थी। आप किसी भी एआई से अभी पूछ लो, ज्यादातर एआई आपको यही जवाब देंगे कि मारिया कित्तिया जो थी वो उनकी वाइफ थी। अरे भैया गुलाम थी, कहाँ लिखा है वाइफ थी, कब शादी हुई भाई, और वो भी गिफ्टेड गुलाम थी, वो गिफ्ट करी गई थी, एक राजा ने गिफ्ट किया था। तो इस तरह से ये व्हाइट वॉशिंग करने में लगे हुए हैं। जी कंटिन्यू करें।
और जो ज़ैद की वाइफ थी वो तो मतलब बिलीव करने के लायक ही नहीं थी ये चीज़ें। मैं इतने शॉक में गई थी ना 2-3 दिन तक मैं मतलब ऐसे शॉक नहीं थी कि ये क्या चीज़ है, क्या पता चल रही है, और उस टाइम ऊपर से रमज़ान था, रोज़ों में मैं ये सब चीज़ें देख रही थी। माशाल्लाह। आपके रोजे तो ज़ैद पक्का कबूल हुए होंगे अपनी 100%। बीवी के ऊपर कैसे कोई सॉरी अपनी बहू के ऊपर कैसे कोई गंदी किसी का नियत मन रख आ सकता है। सकता है। हाँ, गंदी हम्म, नियत, और उसमें अलाउ भी कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए। हम्म। अल्लाह ने उसके चक्कर में इतनी इंसानियत वाली जो एक वो थी प्रथा, वो प्रथा ही खत्म कर दिया अल्लाह ने। भैया आप आज से तुम गोदी नहीं ले सकते किसी को, सिर्फ वही है। इसीलिए ताकि नबी की शादी हो जाए अपनी बहू से, इसलिए अल्लाह ने रूल चेंज कर दिया हराम भाई। कर दिया। आज के बाद तुम किसी को गोदी नहीं ले सकते, उसे अपना नाम नहीं दोगे, वो है ही नहीं तुम्हारा। तुम ले लो गोद, लेके उसकी किफालत कर लो, और फिर उसके बाद जब वो बड़ी हो जाए तो उससे शादी करो। और ये होता है अफगानिस्तान में। अब देखो इस चीज का कितना फायदा उठाते हैं ये लोग। क्रिमिनल को तो एक बहाना चाहिए भाई, और बहाना मिल गया उसे। अब वो छोटी बच्ची से भी शादी करता है नबी को देख के, और वो ये सेम चीज भी करता है, बच्ची को पाल लेगा, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उससे शादी कर लेगा। तो ये गंदी हरकतें कहाँ से आ रही हैं? ये उन्हीं किताबों से आ रही हैं जी। सुन्नत फॉलो हो रही है। सुन्नत फॉलो हो रही है, कुछ गलत भी नहीं है, नबी थे भाई, नबी की सुन्नत फॉलो करना तो वैसे भी है कि सवाब का काम है। जी। इसके अलावा फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बिहेवियरल पैटर्न से और आपके वीडियोस देख कर जो चीज़ें मुझे पता चली थी उससे एनालाइज की। जैसे कि देखिए जो इस्लाम है ना, इसका गोल बस यही है कि कैसे हम दूसरे लोगों को अपने रिलीजन में खींचे। मतलब इसके सिवा कुछ गोल ही नहीं है। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? मतलब मेरे लाइफ का क्या गोल कि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को अल्लाह की राह में खींच के लाऊं, इस्लाम कबूल करवाऊं, बस बाकी कुछ भी गोल नहीं। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं एक टेररिस्ट बन के उनको खत्म कर दूं। सीधा सीधा गोल इस्लाम का यही है, इससे ज़्यादा पूरे कुरान में कुछ भी नहीं है। आपको बार-बार वो फोर्स करता है इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को इस्लाम कबूल करवाओ, नहीं तो आप पे भी गुनाह होगा। वो तो खुद गुनहगार है एज़ अ कुफ़ार, लेकिन आप पर भी गुनाह होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की उनको कभी इस्लाम में लाने की, है ना? तो ये पागलपन नहीं है तो क्या है? इट इज़ लाइक मास हिस्टेरिया। बिल्कुल, मास हिस्टीरिया एग्जैक्टली। हाँ, और ये पागलपन बढ़ता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे जनरेशन बाय अच्छा, जनरेशन पता नहीं क्यों भी। आपने ये बात बोली है तो एक छोटी सी चीज मैं सभी को क्लियर करूं यहाँ पर, कि इस्लाम में ना एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी नॉन मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम जो है वो जुल्मी है, वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। अगर वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है, तो वो जुल्मी ऐसा है। जुल्म मैं खुद पे हर रोज़ करना चाहूँगी। अच्छा, तो अगर हम इस डेफिनेशन को लेके चले तो जितनी भी कुरान की ऐसी आयतें हैं जो कहती हैं कि जो जुल्मी है उसे मारो, तो वो नॉन मुस्लिम बेचारा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है कि वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। जी। हम्म। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पर, एक चीज मैं और थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, खासकर इंडियन की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो लोग हैं ना उन्हें ये बातें पता नहीं होती हैं ज्यादातर को। कुछ तो ये गुंडागर्दी करते हैं, वो जिन्हें पता है, जो फिरदौस जी ने बताया कि जो ये खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे तालिबान का रूल लाने वाले हैं, ठीक है, एक तो ये हो गए। इनके अलावा जो एक बड़ा नंबर है ना, जो शांति पसंद, उन लोगों को सच में नहीं पता कि इस्लाम क्या है और वो आपसे क्या चाहता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं रियली चाहता हूँ कि हमारा मैसेज उन लोगों तक अगर पहुंच गया और वो लोग सच में अगर इस्लाम से बाहर आ गए ना, तो ये गंदी सोच वाले जो लोग हैं ये काफी कम रह जाएंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि हमारा जो ये मिशन है ये ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों तक पहुंचे, पढ़े लिखे लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। और जो रैशनल लोग आप देखते हैं, जरूरी नहीं है, देखो पढ़े लिखे भी, अब जैसे अब दिल्ली ब्लास्ट में वो तो डॉक्टर ही था, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रैशनल सोच वाले लोग हैं, जो आपके बीच में रहते हैं, जो आम मुसलमान हैं, जो आपसे प्यार मोहब्बत से बात भी करते हैं, आपको दिखते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उन तक सच्चाई पहुंचाएं और उन्हें इस्लाम से बाहर लाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूँ कि हमारे काम को ज्यादा से ज्यादा बहाने से ही आप पहुंचाएं उन तक। आप ये ना कहें देखो कितना गंदा है तुम्हारा रिलीजन, ऐसे कोई नहीं सुनेगा कभी आपकी बात। आपको उन्हें प्यार से बताना है, आपको उन्हें ये बोलना है, यार देखना ये आपके रिलीजन के बारे में ये कैसी बात कर रहा है बंदा, ये अपने आपको एक्स मुस्लिम भी कह रहा है, ये खुद इस्लाम फॉलो करता था पहले और अभी ऐसे ऐसे बता रहा है, एक बार जरा चेक करना। तो ऐसे करने से आप उनसे अपनी दोस्ती भी नहीं तोड़ेंगे, आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी और उन तक मैसेज भी पहुंच जाएगा। अगर एक बार देखो, अच्छी सच्ची बात जो होती है ना, वो इंसान के दिल में बैठती जरूर है। अगर एक बार बैठ गई ना, भले ही वो ऑन द स्पॉट आपको मना कर दे कि गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, यह है, यूं है, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में उसकी सोच जरूर इस तरफ आएगी, ठीक है, वो इंसानियत की तरफ जरूर आएगा बंदा, जो भी हो। खैर आप कंटिन्यू करें अपनी स्टोरी फिर दोस्त जी। जी, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि रिफॉर्म्स अलाउड नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। अल्लाह ने कह दिया, आखिरी बात हो गई। यही एक कारण है जिस वजह से ये नॉन मुस्लिम्स को तो चैन से जीने ही नहीं देते। लेकिन जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं, अब ऑफ कोर्स कोई बंदा ज़्यादा फॉलो करेगा, कोई कम फॉलो करेगा, तो इस वजह से इनमें आपस में भी क्लैशेस होते रहते हैं। तो ये ऐसी एक आइडियोलॉजी है कि इवन इफ अगर पूरी दुनिया भी मुस्लिम हो जाती है ना, तब भी ये कभी शांति से नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा है कि आप थोड़ा-सा भी उसमें रिफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर लड़की चाहती है बुर्का ना पहने, सिर्फ हिजाब पहन के बाहर जाए, तो वो गुनाह हो गया। उसको भी वो मुल्हित डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पे भी लड़ाई कर सकते हैं, की जा सकती है। तो इस रिजिड आइडियोलॉजी की वजह से ये लोग आपस में भी हमेशा ही लड़ते रहेंगे और दूसरों से तो लड़ेंगे ही, वो तो हुक्म ही है। लेकिन ये आपस में बिल्कुल, जो रिजिड वाले जो टेररिस्ट होते हैं और जब वो अटैक करते हैं तो वो ये थोड़ी ना देखते हैं कि यहाँ पर कोई मुस्लिम भी है। क्यों? वो यहाँ के मुस्लिम को मुस्लिम मानते ही नहीं ना। हाँ, वही।
उनकी नजर में ये भी काफिर ही है जो इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जैसे आपने कहा ना कि बहुत से लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो वो जो लोग हैं ना जो बस इस्लाम का मतलब फेवर करते रहते हैं इस्लाम को, है ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनल है बस अपने रिलीजन को लेकर, जो एग्जैक्टली जो जिनको सब कुछ सच्चाई पता है वो एकदम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, और वो मतलब वही पूरी दुनिया पे कब्जा करना, वो सब उनके मोटिव्स है। लेकिन ये बात हाँ नॉर्मल मुस्लिम्स को नहीं समझ आती। वो अपने हाँ, इमोशंस ये के नॉर्मल थ्रू मुस्लिम वो, हाँ ये अच्छा देखो रिएक्ट ये, करते हैं, पत्थर मारना, ये हाँ करना, वो करना, और जो ओरिजिनल एग्जैक्टली बात है वो बम फोड़ते हैं। वो हम बोलते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। दरअसल बात ये है कि ये जो आइडियोलॉजी इतना ज्यादा आज दुनिया में बड़ी है और आज इतने सारे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अच्छे लोग तो इसमें इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो इसके अंदर पैदा हुए हैं और उनकी ईगो, उनका इमोशन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। उनको तो ये बता रखा है भैया नबी बहुत अच्छे थे, अगर बुढ़िया कूड़ा भी फेंक देती थी तो वो तो उसके जाके घर की उसकी सफाई करते थे बेचारे, झाड़ू लेके उसके घर की सफाई, जो भी कहानियां बना रखी है। अच्छा, वो बेचारे तो इसलिए इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उसके बाद उसे फॉलो करते हैं, उनका तो मकसद ये है कि भैया पूरी दुनिया में हमें इस्लाम को नाफिज करना है। अब ये अच्छे और बुरे दो तरह के लोगों से मिलके इस रिलीजन की ताकत बनी हुई है कि नंबर दिखा देते हैं, देखो कितने सारे फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए अच्छे लोगों को यहाँ से अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें सच्चाई बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो इससे बाहर आए, उन्हें पता चले कि भैया अगर इस्लाम का सच में यहाँ पर नाफिज हो गया इंडिया में, तो वहां पर जो हालात होंगे वो फिर अफगानिस्तान वाले होंगे, जहां पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, वहां उनके कमरों में खिड़कियां नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और मैं न्यूज देख रहा था अभी पिछले दिनों, किसी ने शेयर की थी, मुझे ये नहीं पता कि वो पुरानी न्यूज है कि न्यू है। उसमें क्या था कि पता नहीं भूकंप से या कैसे कोई घर गिरा है, उसके नीचे कुछ फीमेल्स हैं जो दब गई हैं, तो वहां के लोग उन्हें बचा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बचा रहे हैं? उनका कहना यह है कि भैया हम तो नामहरम हैं, हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, हम इनकी जान नहीं बचाएंगे, भले ही मर जाए वो दबे दबे। तो भाई क्या बेवकूफी है यार। होगा क्योंकि वहां पे आया था अर्थक्वेक हिमालयन रीजन। तो कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हारे अंदर मतलब बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है, तुम ऐसा समाज देना चाहते हो दुनिया को यार, और तुम्हें लगता है कि अगर इस्लाम का राज आ जाए। मेरे पढ़े लिखे दोस्त मुझसे कहते थे, अब तो खैर मेरी बात नहीं होती काफी सारे लोगों से, जिस दिन इस्लाम का यहाँ पे रूल आ गया ना, उस दिन जितने भी क्राइम होते हैं ना वो क्राइम होने बंद हो जाएंगे। अरे भाई तुमने कितने दुनिया में क्राइम खत्म कर दिए भाई, क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होते हैं वहां पे तो। अगर किसी के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसे गवाह लाने होते हैं 4, कहां से लाए वो गवाह? तो क्राइम रिपोर्ट ही क्यों होगा? तो ये सब चीजें हैं जी। और आपके थ्रू मैं एक बात पूछना चाहूंगी मुस्लिम से कि देखिए, जैसे कि जब भी कोई बड़ी चीज करता है कोई मुसलमान, बड़ी चीज मतलब कोई बड़ी अचीवमेंट, इफ अगर कोई IAS बन गया, या फिर अगर किसी का नीट में बहुत ही अच्छा रैंक आ गया, या फिर जैसे कि चंद्रयान 3 जो हुआ था उसमें 4 मुस्लिम्स का भी कंट्रीब्यूशन था, तो ऐसे टाइम ये लोग भर भर कर स्टेटस लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, हर जगह आपको वो जो अचीवमेंट थी वो तो रह गई एक जगह पे, लेकिन वो दिखेगा कि नहीं मुस्लिम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हर जगह वही दिखेगा आपको, वही स्टोरीज लगेंगी, ठीक है। जबकि इनका कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं रहा होगा उसकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन हर जगह स्टोरीज लगाते घूमेंगे कि देखो हमारे कम्युनिटी के बंदे ने ये अचीव किया है, भाई कितने गर्व की बात है। लेकिन मतलब अचीवमेंट हो रही है, अच्छी चीज हो रही है, तो हमको भी इन्वॉल्व करो, हमको भी अप्रिशिएट करो। लेकिन जब बम फूट रहे हैं तब क्यों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? तब यहाँ तक के माफी तक नहीं मांगते कि हमारी कम्युनिटी की वजह से हो रहा है। चलो आपने किया नहीं तो मत माफी मांगो, लेकिन थोड़ी शर्म तो रखो। अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था ना, उसके बाद में आपने देखा होगा 1-2 दिन बाद वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स घूम रहे थे और मीडिया वाले उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपके कम्युनिटी के बंदे ने किया है। कुछ जवाब नहीं कि ये तो शर्मनाक चीज है कि कुछ नहीं, एटीट्यूड वाला फेस दिखा रहे हैं उल्टा मीडिया वालों को। अगर आप देखेंगे तो मौलाना लोग और वहाँ के लोग एटीट्यूड वाला फेस दिखा रहे हैं मीडिया वालों को, बात नहीं कर रहे, उनको इग्नोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब जब अचीव करो तब हमारी वाहवाही होगी, लेकिन जब कोई बम फोड़े तो नहीं, ये तो हमारा बंदा ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो शायद पता नहीं अपने लाइफ में इस्लाम फॉलो करता होगा भी या नहीं करता होगा, अगर कुछ अचीव कर लिया, हो सकता है मुस्लिम ही हो, उसका नाम सिर्फ मुस्लिम हो, है ना। अगर जो अचीव कर रहा है बहुत खुश होते हैं। हाँ, एक न्यूज आई थी, मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। एक न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले, मदरसे में कभी एक लड़का पढ़ा होगा बहुत पहले, बाद में जाके वो IAS ऑफिसर बन गया था। तो ये बहुत बड़ी इसकी न्यूज बनी थी और इसे बहुत ज्यादा लोगों ने फॉरवर्ड किया था कि देखो मदरसे के पढ़े बच्चे भी IAS बन जाते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है शायद वो जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से शायद आज तक वो एक ही केस होगा ऐसा, सिर्फ एक। बाकी मदरसे के इतने सारे बच्चे हैं, उन्होंने क्या करा लाइफ में, उनके आंकड़े दिखाना चाहेंगे कभी आप कि वो आज क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? एग्जैक्टली। तो यही तो, ऐसा क्यों है भाई कि कोई कुछ कर रहा है तो हमको अप्रिशिएट करो। ऐसे करते हैं जैसे कि अब दूसरी कम्युनिटी से भी लोग इतना कुछ मतलब अचीव करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कौन इंडिविजुअली अपने लाइफ में क्या अचीव कर रहा है, इनको अप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन जब कुछ होता है, कांड होता है, बड़ा बम फुटते हैं, तब बिल्कुल नहीं, वो तो हम में से है ही नहीं। जबकि एग्जैक्टली उसने तो, उमर नबी ने वीडियो बनाकर बताया है कि वो अल्लाह के लिए ये सब कर रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है वो, है ना। क्या कहा उसने? शहादत, है ना, शहादत ही कहा है ना कि मैं शहादत। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये सब इतना क्लियर कट बोलने के बाद भी बोलते हैं कि वो हम में से नहीं है, लेकिन जो कुछ अचीव कर रहे हैं वो तो हम में से ही है। वेरी गुड, जो अचीव कर रहे हैं वो हम में से हैं। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड हो गया, सही बात है। कितनी गलत चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब न्यूज आई थी जो मैंने इसका बोला ना कि एक IAS बन गया लड़का, मैंने कहा वाह यार बहुत अच्छी बात है। अगर एक लड़का जो कभी बचपन में कभी गया होगा मदरसे, हो सकता है यार बाद में वो एक्स मुस्लिम बन गया हो,
इस्लाम तो ऑब्वियसली सबका वो मुस्लिम। अब जितने भी अच्छे जो लोग हैं जो मजहब से ऊपर उठ के सोचते हैं वही तो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ कर पाते हैं ना लाइफ में। जो मजहब में फंसा रह जाता है उसके लिए तो ये दुनिया फानी है, वो कुछ क्यों करेगा भाई? एक टेस्ट की जगह है ये, टेस्ट की जगह में कोई आगे यहाँ पर आके वैज्ञानिक क्यों बनेगा टेस्ट की जगह में? उसे तो बस अपना टेस्ट देना है, ऊपर जाना है, 72 हुरे लेनी है, बात कहानी खत्म। वही। और आपको पता है जो मदरसे में सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं ये चीज़ कितनी नॉर्मल है ना। और आपको पता होगा मुस्लिम चाहे वो कितना भी अल्लाह में मानता हो ना मानता हो, हर किसी को ये बात पता है कि ये होता है। कहीं ना कहीं पता है कि मौलाना लोगों की जो नियत होती है वो गलत होती है, फिर भी ये अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। जैसे कि अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि मदरसे भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जहाँ पे पूरा एकेडमिक एजुकेशन जो हम बचपन से लेकर 12 तक लेते हैं उस टाइप की एजुकेशन पूरी इस्लाम की दी जाती है। और दूसरे ये होते हैं जो छोटे छोटे गली मोहल्लों में लोकल मदरसे होते हैं जहाँ 1-2 घंटा बच्चों को बुलाकर कुरान सिखाया जाता है ना। एक ये टाइप का हो गया। तो जो जनरली जो इस टाइप का होता है जहाँ 1-2 घंटे बुलाकर सिर्फ अरबी सिखाई जाती है, वहाँ पे हर कोई गया होता है कभी ना कभी लाइफ में, कुरान सीखने के लिए भेजा जाता है जनरली। तो यहाँ पे ना मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट होता है। थैंकफुली मेरी अरे फैमिली लड़कों के साथ भी होता है, हाँ लड़कों के साथ तो होता ही लड़कों के साथ भी होता है है। भाई। वो वाले मदरसों में होता है ना जहाँ रहने के लिए बुलाते हैं, लाइक एकेडमिक वाले में। हाँ वो हॉस्टल टाइप के जो होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो ये जनरल होते हैं ना जिनमें आप कुछ टाइम के लिए गए वहाँ भी होता है। वहाँ भी होता है। ऐसा क्या होगा जो इनको मतलब इतना कुछ इतनी ज्यादा हवस कैसे चढ़ जाती है? क्या होता है ऐसा? उस चीज से शायद दूर रहने की वजह से कि जिना इतना बताया गया है कि मौलाना ने इतना कंट्रोल कर दिया कि बाद में कंट्रोल ही नहीं रहा, शायद ऐसा कुछ होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये फैक्टर काम करता है बहुत ज्यादा। जब आप किसी को ये ना देखो एक इंसानी एक वो होता है, आप जितना किसी इंसान को किसी चीज से रोकेंगे ना वो उतना ज्यादा उसे उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है और वो उसे और ज्यादा करने के लिए भागता है। तो अगर आप कहेंगे भैया लड़कियों की तरफ मत देखो, ठीक है, ये मत करो वो मत करो, तो और ज्यादा वो हो जाता है वो जी। अच्छा, 1-2 सुपर चैट्स हैं वो उन्हें मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। एक तो अहम ब्रह्मसामी कुछ नाम है इनका सुपर चैट है, इनकी कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू सो मच। और सेकंड है मेडिटेटिंग सोल फॉर लव, कह रहे हैं कीप गोइंग जैफ। अच्छा ये तो हमारी वो हैं, ये मोड है हमारी। ये कह रही हैं कीप गोइंग जैफ, कुडोस टू द गर्ल फॉर हर न्यू लाइफ, कीप रॉकिंग एंड कीप सीकिंग द ट्रूथ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला है रमेश भंडारी जी का, कह रहे हैं आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कंटिन्यू करें। जी देखिए, और मैंने एक और चीज नोटिस की कि जैसे अगर आपको बम ब्लास्ट कर रहा है या इतने सारे लोगों को मारना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये चाहिए कि आपका पत्थर दिल होना चाहिए और आपके अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आप तो नोटिस कीजिए कि जो छोटी छोटी चीजें है ना इस्लाम में, छोटी छोटी चीजें। आवाज आ रही है मेरी? यहाँ रिकॉर्डिंग एरर कुछ जी जी, नहीं आवाज आ रही है आपकी, बराबर आ रही है। तो छोटी छोटी चीजों में हमें देखने मिलता है कि कैसे ये बचपन से ही हमारे अंदर की एम्पैथी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई अगर मर जाए आपका अपना, आपको रोने नहीं दिया जाता, रोइए मत। क्यों? क्या मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे का? वैसे मैंने देखा था वो जो उमर की स्टोरी आपने बताई थी, इसके पीछे क्या रीजंस है, कहाँ से सोर्सेस मिलते हैं। तो ये कि रोने नहीं दिया जाता, ये भी एक तरीके से आपके अंदर की एम्पैथी खत्म करना ही है कि एम्पैथी छोटी छोटी चीजों से खत्म करो ताकि जब ऐसा कुछ बड़ा करना हो तब हमारे मतलब डायरेक्टली उस इंटेंशन से करके ये नहीं बोलूंगी मैं कि सबका इंटेंशन ये होता है। ये बस ये है कि इस्लाम में ये दिया गया है तो क्यों दिया गया है, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी बस लास्ट ये कहना चाहूँगी मैं कि जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था मुझे कि मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं ना इस्लाम छोड़ने के बाद, तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में बस इंटरनल चेंजेस हुए, क्योंकि इंटरनल ऐसा था ना कि एक डर था अल्लाह का कि जो कुछ करना है बस अल्लाह के लिए करना है। वो चीज़ चेंज हुई कि अभी बस ये समझ आया कि जब मैं अच्छा करूँगी तो बिना किसी जन्नत वन्नत के लालच के मैं अच्छा करूँगी। आई विल बी राइटर्स इन लाइफ विदाउट एनी ग्रीड ऑफ जन्ना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं दोज़ख के डर की वजह से ही अच्छी रहूँ या कुछ अच्छा काम करूँ। कोई बिना आप अच्छे नहीं है ना, आप रियल में अच्छे नहीं है अगर आप सिर्फ डर या लालच में अच्छे हैं। एक अच्छा इंसान तो वो है ना जो बिना किसी डर या लालच के अच्छा हो, तभी इंसान की खूबसूरती नजर आती है कि उसकी इंसानियत कितनी खूबसूरत है कि वो बिना किसी डर या लालच के एक अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली एक बेहतरीन शख्स तो वही है। जी मैं भी आप ही की तरह एक एथीस्ट हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया है ह्यूमैनिटी के लिए अपने पर्सनल लेवल पे, जितनी कैपेसिटी थी उतनी। कोई लालच वालच में नहीं किया है कुछ भी। और रही बात बाकी चीज़ों में तो इतना कुछ फर्क नहीं आया, इसके अलावा बस इंटरनल आया क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया मेरी फैमिली मॉडरेट थी, तो कोई जोर जबरदस्ती किसी की तरफ से पहले से ही नहीं थी, तो क्या ही चेंज आएगा। हमारे यहाँ बस जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और फेस्टिवल वगैरह जो है। और मैंने भी घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा, मैं क्या ही बताऊँ इन चीज़ों के बारे में जब उनको खुद नॉलेज नहीं है ज्यादा। नहीं सही है, लेकिन मेरे ख्याल से देखो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब आपको कोई किसी तरह का डर नहीं है, ठीक है। ये जो डर होता है ना, इंसान डर के जीता है कि यार अल्लाह ये देख रहा है, अल्लाह वो देख रहा है, अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह के लिए नबी के लिए मैं जाके लोगों को मारूं। ये सारी चीजें इंसान से बाहर हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। जी ठीक है, फिर मतलब जाती हूँ मैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फिरदौस जी, रियली अप्रिशिएट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आई रियली
हाँ, आई रियली अप्रिशिएट। और मुझे यकीन है कि हमारे आज के शो से बहुत सारी जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी आंखें खुलेंगी। इसीलिए मेरे जितने भी हमारे जो भी भाई देख रहे हैं हमारी वीडियो को, वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक हमारी आज की स्ट्रीम पहुंचाएं, मुस्लिम लड़कियों तक कोशिश करें। और मेरी ठीक है, एक वो रहेंगी रिक्वेस्ट मुस्लिम लड़कियों से कि ठीक है आप इतने ज़्यादा रिलीजियस हो, सब कुछ हो ना, तो आप सारी हदीसें और कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ो। आपको ठीक है, आपको 100% यकीन है ना, आप पढ़ो एक बार, आप सिर्फ पढ़ो। आप दूसरों को कहते हो ना कि जिसने नहीं पढ़ा है वो ऐसी बातें करता है, आप खुद पढ़ो, आपको खुद अरे समझ खुद ही में नहीं आएगा। पढ़ते। प्रॉब्लम तो ये, मतलब इतना ज्यादा इन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है। आप किसी मोमिना को पकड़ के और उससे पूछें, वो ऐसे कहेंगे, अरे भैया जिसने कुरान पढ़ लिया वो तो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। अरे भाई किस बात का कॉन्फिडेंस है? तुमने खुद पढ़ा है क्या? तुमने सिर्फ सुनी है ये बातें कि वो इतनी बेहतरीन किताब है और हम जिस घर लोग में तुम being पैदा हुए हो। ex-Muslim, जी। हम लोग being ex-Muslim आपको कोई गुनाह वाला काम करने को नहीं बोल रहे हैं, ये सवाब वाला ही काम है कि आप जाकर पढ़िए। आपके हाँ, हिसाब ये से ये आपको एक्सपेक्ट भी मिलेगा कि सवाब मिल रहा है, सच भी कहना सवाब चाहिए। मिलेगा। आप रट्टा मारते हैं बिना बात के, जिसका कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब मीनिंग के नहीं। साथ में पढ़ेंगे तो आपको सवाब होगा। ठीक है, जी। तो आप सवाब समझ के करें। चलो, थैंक यू सो मच फिरदौस जी, रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ठीक है, ख्याल थैंक यू सर। आगे भी ऐसी कुछ मतलब स्ट्रीम्स हो तो आप मुझे बुलाते रहिए, ठीक है? आज जो वीडियो हमने देखा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं थी। ये एक ऐसा नहीं था कि कोई बैठ के अपनी लाइफ की कहानी सुना रहा है। इसमें एक इंसान का डर था, उसकी चुप्पी थी, उसका कंफ्यूजन था, और सबसे ज्यादा उसमें वो धीरे धीरे होने वाली टूटन थी जो बाहर से कभी दिखती नहीं है। और यही सबसे खतरनाक होता है, जब कोई सिस्टम आपको मारते मारते इतना नॉर्मल बना दे कि आपको लगने लगे हाँ शायद यही सही है। उस लड़की ने शुरुआत में कहा कि वो किसी बहुत ज्यादा कट्टर फैमिली से नहीं आती थी, उसके माँ बाप थे, सपोर्टिव थे, और यही एक बहुत लोगों की गलत फहमी टूटनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी लड़की की लाइफ में प्रॉब्लम है तो जरूर घर से होगी, लेकिन यहाँ केस बिल्कुल अलग था। यहाँ खतरा घर के अंदर नहीं था, बाहर था। सड़क पर, कॉलेज के बाहर, पान की दुकान के पास बैठे उन तथाकथित रखवालों से जो खुद को अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ गुंडे होते हैं जिनको थोड़ा सा धार्मिक पावर मिल गया होता है। और जरा सोचिए, एक लड़की नकाब में खड़ी है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल की किताब वापस मांग रही है, न हंस रही है, न इशारा कर रही है, न किसी से फ्लर्ट कर रही है, बस आवाज लगाई और बदले में क्या मिला? फोन छीन लिया, धमकाया गया, घर तक पीछा किया गया, और घर आकर माँ बाप से कहा गया इसे 16 की उम्र में शादी करा दो। अब आप मुझे बताइए, ये धर्म है या माफिया? अगर कोई विचारधारा सच्ची और नैतिक होती है तो उसे लागू करने के लिए डंडों और धमकियों की क्या जरूरत है? बहुत लोग तुरंत ये बोल देंगे कि नकाब उसने अपनी मर्जी से पहना था। हाँ, पहना था, लेकिन उस उम्र में 11, 12, 13, 14 साल की में, यही वो उम्र होती है जब इंसान डर से चलता है, सवाल पूछना नहीं जानता और अथॉरिटी को भगवान मान लेता है। अब भगवान का लफ्ज गलत यूज कर रहा हूँ, अल्लाह मान लेता है। जब आपको बचपन से यह सिखाया जाए कि ये करोगे तो जन्नत और ये नहीं करोगे तो जहन्नम, तो फिर आप जो करते हो वो चॉइस नहीं, वो होती है कंडीशनिंग। फर्क समझना बहुत जरूरी है। पूरी स्टोरी में एक चीज बार बार सामने आती है, औरत को इंसान नहीं जिम्मेदारी समझा जाता है। पूरी कौम की इज्जत उसके सिर पर डाल दी जाती है। लड़के शराब पिए, मारपीट करे, बीवी पीटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की अगर सांस भी गलत ले तो वो बदचलन हो जाती है। और यही कारण है कि मॉरल पुलिसिंग हमेशा लड़की की होती है। लड़कों को कोई नहीं रोकता क्योंकि सिस्टम बना ही ऐसा है। उस लड़की ने बहुत ईमानदारी से माना कि वो लंबे टाइम तक ये सोचती रही कि मुसलमान खराब है और इस्लाम अच्छा। और ये सोच बहुत सारे लोगों की होती है, क्योंकि असली किताबें, असली बातें, असली संदर्भ हमेशा छुपाए जाते हैं। आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म परोस दिया जाता है। अरबी पढ़ाओ, मतलब मत समझाओ, क्योंकि जिस दिन मतलब समझ में आ गया उस दिन सवाल खड़े हो जाएंगे और ये सिस्टम सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जब उसने खुद पढ़ना शुरू किया, क्रॉस चेक किया, तो एक एक परतें खुलती चली गई। बनु कुरैजा की कहानी, युद्ध में पकड़ी गई औरतें, सेक्स स्लेवरी, नबी की शादियां। सबसे बड़ा झटका यही नहीं था कि ये सब हुआ, बल्कि ये था कि ये सब कभी बताया क्यों नहीं गया। मोहब्बत की कहानियां सुनाई गई, लेकिन सोर्स कभी नहीं दिए गए। जो चीजें अनकंफर्टेबल थी उन्हें चुपचाप स्किप कर दिया। और आज जब सवाल उठते हैं तो उस चीज को व्हाइट वॉश कर दिया जाता है। एआई तक से गलत जवाब कहलाए जाते हैं। जैद और जैनब का मामला, गोद लेने का कानून बदल देना सिर्फ इसलिए कि शादी को वैध ठहराया जा सके। यहाँ पर बहुत लोगों का फैथ टूटता है, क्योंकि
यहाँ धर्म इंसानियत के लिए नहीं बदला गया, इंसानियत को एक आदमी की इच्छा के लिए कुर्बान कर दिया गया। और यही वो मोड़ होता है जहाँ इंसान पहली बार ये सोचता है शायद समस्या लोगों में नहीं किताब में है। वो फिर बहुत सही जगह पे पहुंचे जब उसने कहा कि यह धर्म कम और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादा है, क्योंकि इसका गोल सिर्फ यह नहीं कि आप अच्छा इंसान बनो, इसका गोल है फैलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींचना, और अगर कोई ना माने तो उसे दुश्मन मानना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें रिफॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आप या तो पूरे के पूरे अंदर हो या फिर आप दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो अच्छे इस्लाम की वजह से नहीं होते। वो अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस्लाम को चुपचाप इग्नोर कर देते हैं जहां वो इंसानियत से टकराता है। जितना कोई लिटरल बनता है उतना ही खतरनाक होता जाता है। एक और बहुत सही ऑब्जर्वेशन उसने की, अचीवमेंट्स पर पूरा समाज छाती ठोकता है, लेकिन जब पंप फूटता है तब अचानक सबको याद आ जाता है कि वो हमारा आदमी नहीं था। अगर क्रेडिट शेयर्ड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड होनी चाहिए, वरना ये सिर्फ बेईमानी है। और अंत में सबसे खूबसूरत चीज, इस्लाम छोड़ने के बाद उसमें कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, न बाल काटे, न कपड़े जला दिए, ना कुछ और किया, बस अंदर से डर चला गया। अब अच्छा काम जन्नत के लालच में या जहन्नम के डर से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला इंसान है, और असली नैतिकता यही है। अगर आप सिर्फ डर या लालच में अच्छे हैं तो आप अच्छे नहीं, बस आप ब्रेन वॉश्ड हैं। इसी तरह से आपको बताया गया है। अच्छा इंसान वो होता है जो बिना किसी डर, बिना किसी अल्लाह की निगरानी के भी गलत नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत बची हुई है। और अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको असहजता हो रही है, गुस्सा आ रहा है या बचाव करने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए कुछ अंदर हिला है, और बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।